हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी या फिर राजस्थान से जुड़ी किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी? यानी सिर्फ फोर्थ ग्रेड ही की नहीं, आपके राजस्थान से जुड़ी, जैसे कि आपके हो गया पटवारी, वीडियो, एसआई, कांस्टेबल, जेलर या फिर अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी। तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं ऐसा मॉडल पेपर, ऐसा राजस्थान जीके वाला पेपर, यानी आपका सिलेक्शन पक्का करवाने वाले जो प्रश्न है वो मैं लेकर आ चुका हूँ साथियों। तो जुड़ जाइए इस क्लास के साथ, पूरी की पूरी क्लास देखिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो आपके जो सभी प्रश्न है सभी डिटेलिंग में दिए गए हैं। एक एक प्रश्न को आपको डिटेल में समझाया जाएगा और आपकी सभी चीजें क्लियर की जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। सीता माता अभ्यारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अभ्यारण्य है कहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की सीमा पर है। तो ये सीता माता अभ्यारण्य है, फेमस किसके लिए यानी प्रसिद्ध किसके लिए है? तो इसके बारे में बताया गया है, पूछा गया है हमें। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है काला हिरन, उड़न गिलहरी, बाघ परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर, सीता माता अभ्यारण्य फेमस है उड़न गिलहरी के लिए। ये आपके चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की सीमा पर है। इस प्रकार इसको तो याद ऐसे रखना है। बात करें अगर ऑप्शन नंबर एक यानी काला हिरन, तो काला हिरन के लिए कौन प्रसिद्ध है? ताल छापर चूरू। कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर चूरू। ताल छापर चूरू आपके जो अभ्यारण्य है काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। और काले हिरन को क्या आपके ऐसे प्रश्न भी आ सकता है कि काला हिरन नहीं आकर आपके आ जाए कि ब्लैक बक। ब्लैक बक कौन सा है आपके, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ताल छापर चूरू। तो चूरू में है और ये विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर भी है। बात करें अगर बाघ परियोजना की, तो अपने राजस्थान में अभी तक 5 बाघ परियोजनाएं हैं। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली अभ्यारण्य में 5 बाघ परियोजनाएं शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा प्रश्न आपके सामने, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत किस हस्तकला में प्रसिद्ध या सिद्धहस्त कलाकार थे? तो यहाँ पर बात करें अगर पहले ऑप्शन की, मीनाकारी। दूसरा ऑप्शन हो गया आपके ब्लू पोट्री। तीसरा ऑप्शन हो गया आपके सेवा कला और चौथा ऑप्शन हो गया आपके हस्तकला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ब्लू पोट्री। यानी अपने जो जयपुर की ब्लू पोट्री फेमस है, उसे वापस जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत वो आपके कलाकार थे जिन्होंने ब्लू पोट्री को वापस से जिंदा किया, जीवित किया, और इन्हें ही पद्मश्री भी मिला है। यानी जो अपने कृपाल सिंह शेखावत हैं, इन्हें इस क्षेत्र में, अपनी कला के क्षेत्र में, इन्हें ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री मिला है। और शिल्प गुरु, भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि भी इन्हें दी गई है। बात करें अगर ये कला क्या क्या है, तो ब्लू पोट्री एक ऐसी कला है जो मिट्टी के बर्तन होता है। जैसे एक कोई मटका हो गया, तो इसके ऊपर जो कला करते हैं ब्लू पोट्री, यानी ब्लू कलर से अलग अलग पोट्री होती है, जैसे ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार है। बात करें अगर मीनाकारी कला की, तो मीनाकारी की जो कला है, इस कला के अंतर्गत क्या होता है? तो ये कला होती है आपके आभूषणों को सजाने के लिए। आभूषण होते हैं, उन्हें सजाने के लिए आपकी ये कला होती है। और ये भी कहाँ प्रसिद्ध है या फिर कहाँ लाई गई? तो जयपुर के जो राजा थे मानसिंह, उनके काल में लाई गई थी जयपुर में ये मीनाकारी कला। बात करें अगर थेवा कला की, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, सेवा कला आपकी इंपोर्टेंट रहने वाली है। इंपोर्टेंट क्यों है? कि क्योंकि ये एक अलग क्षेत्र है। यानी ये जो सभी कलाएं हैं, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, उस्ता कला या फिर मुनवत कला, जो भी आपकी कलाएं हैं सभी की सभी आपकी कला है, तो इस पर सभी का हक है। पर थेवा कला एक पारिवारिक, यानी जो पारिवारिक इनका परंपरा चल रही है, उसी हिसाब से थेवा कला चलती है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का एक परिवार है राज सोनी परिवार, वो आपके यहाँ इसके लिए प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। और थेवा कला में आपके महेश राज जो सोनी थे, महेश राज सोनी, उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। थेवा कला ये सोनी परिवार से ही संबंधित रखते थे। और यहाँ पर जो नाथूजी सोनी थे, वो प्रथम कलाकार है थेवा कला के। और इस कला के अंतर्गत क्या होता है? कांच और सोने के आभूषण, कांच और सोने के आभूषणों को मिलाकर एक आभूषण यानी आपके बनाया जाता है। उस कला को थेवा कला कहते हैं, कांच प्लस सोना। तो वो कौन सी कला हो गई? थेवा कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये तो पूरी हो गई। और बात करें अगर उस्ता कला की, तो उस्ता कला में क्या होता है? ऊंट के चमड़े से, ऊंट के चमड़े पर, ऊंट के जो चमड़े के जो भी पात्र होते हैं, वो पात्र बनाए जाते हैं। उनके अंतर्गत क्या होता है कि जो सोने की मीनाकारी की जाती है इसके ऊपर, किसके ऊपर? उस्ता कला में क्या होता है कि ऊंट के चमड़े से जो बने पात्र होते हैं, उनके ऊपर सोने की मीनाकारी करते हैं। वही आपके उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। उस्ता कला के कलाकार को उस्ताद कहा जाता है।
और बात करें इसके दूसरे नाम की, तो इसका दूसरा नाम एक और नाम है इसका, मुनव्वत कला। अगर आपके प्रश्न में आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि मुनव्वत कला क्या है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। मुनव्वत कला ही आपके ये उस्ता कला और दोनों सेम टू सेम है। इसी का दूसरा नाम है मुनव्वत कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे, यानी अपने राजस्थान में जो सर्वोदय आंदोलन चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, प्रश्न आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपके गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज दद्दा, जमनालाल बजाज और गोकुल लाल असावा। यानी चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के चारों आपको पता ही होगा कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है। और बात करें यहाँ पर अगर इस प्रश्न के उत्तर की, तो ये हो जाएंगे आपके सिद्धराज दद्दा। अगर गोकुल भाई भट्ट की बात करें, गोकुल भाई भट्ट आपके क्या हो जाएंगे? राजस्थान के गांधी कहते हैं इन्हें, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। और गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन हो जाएंगे? जमनालाल बजाज, गांधी जी के पांचवें पुत्र। और आपके गोकुल लाल असावा भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। गोकुल भाई भट्ट को, ये जो गोकुल भाई भट्ट हैं, इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है। और ये भारत की जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी सबसे पहले, उस समय इन्होंने बॉम्बे से उस संविधान सभा में भाग लिया था, यानी बॉम्बे का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। और 1946 में सिद्धराज जो दद्दा हैं, ये वाणिज्य मंत्री थे, अपने राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री बने थे सिद्धराज दद्दा। इस प्रकार ये आपको सभी नोट्स में आपको अलग अलग प्रश्न में अलग अलग जो ये ऑप्शन दे रखे हैं सभी का डिटेल दे रहे हैं। तो सभी का क्या करना है, आपको डिटेल में लिखना है। आपके जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये जो 20 प्रश्न, 20 प्रश्न लेकर आया हूँ, 20 के 20 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और 20 प्रश्न में क्या होने वाला है कि सभी की डिटेल है, यानी एक प्रश्न आप देखेंगे कि स्क्रीन पर तो एक प्रश्न आ रहा है, पर मैं डिटेल इतनी दूंगा कि आपके 5 से 6 प्रश्न वहां पर क्लियर होने वाले हैं। राजस्थान जीके के 5 से 6 प्रश्न आपके वहां पर क्लियर होने वाले हैं। तो आपको स्किप किए बिना एक एक चीज को देखना है, क्योंकि सभी कुछ डिटेल में बताऊंगा। बहुत मेहनत करिए इस क्लास के पीछे, इस क्लास के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तो ये पूरी क्लास आपको देखनी है। अगर आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात हो जाएगी। और अगर आपको पूरी वीडियो, ये पूरी जो क्लास है पूरी की पूरी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। साथ ही साथ बात करें अगर इस प्रश्न की, तो राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? जो अपने राज्य का 32वां, अभी तो 33 जिले हैं, पर 32वां जिला था करौली, वो कब अस्तित्व में आया, यानी कब बनाया गया? तो 1 जुलाई 1997, 9 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997, या फिर 29 जुलाई 1997। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33वां जिला प्रतापगढ़ है। 33वां जिला प्रतापगढ़ है, ये कब अस्तित्व में आया ये आप कमेंट में बताएंगे। 33वां जिला प्रतापगढ़ कब कब अस्तित्व में आया, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताएंगे आप। 33वां जिला कब गठन किया गया इसका, कमेंट में बताना है, कब बताना है, कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो निम्न में से असुमिलित है, यानी मिले हुए नहीं है, यानी राइट, आप जो आपके सामने नाम दे रखे हैं वो सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक दे रखा है आपके सामने, राज्य पशु चिंकारा, तो बिल्कुल सही सही हो गया। और इसके साथ क्या हो जाएगा, ऊंट। राज्य पशु चिंकारा और ऊंट दोनों के दोनों है, पर ऊंट क्या है, घरेलू पशु है। और चिंकारा आपके राज्य पशु पहले से था। बात करें अगर यहाँ पर राज्य वृक्ष की, तो ये भी खेजड़ी, बिल्कुल करेक्ट हो गया। राज्य पुष्प भी रोहिड़ा है। और बात करें अगर राज्य पक्षी की, तो ये मोर नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ पर। तो बिल्कुल अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, राज्य पक्षी मोर नहीं है, ये हो जाएगा आपके घोड़ावन। राज्य पक्षी की बात करें तो हो जाएगा घोड़ावन। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो गया, घोड़ावन, घोड़ावन। मोर तो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं, तो अधिकतम संख्या, यानी जरूरी नहीं है कि इतने मंत्री बनाई जाए, पर जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो 20, 25, 30 या 35। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 13 जुलाई 1986, 2 अक्टूबर 1986, 1 जनवरी 1988, या फिर 26 मई 1988। तो इस प्रश्न का आंसर राइट क्या हो गया, 26 मई 1988, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 में आहुआ में, 1857 की क्रांति आपकी पूरी की पूरी क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसको पूरी डिटेलिंग में बनाया है। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला आपके, उस क्लास से बाहर 1857 से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। पूरी डिटेलिंग क्लास है, उसको जरूर देखिए, एक बार चेक कर ले, और एक बार नजर घुमा ले। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात करें, तो 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट यानी पीएजी की हत्या की गई? आहुआ में बात कर रहे हैं, आहुआ के किले पर जिसका हत्या करके सिर लटका दिया गया था, वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? तो कैप्टन मैकमोसन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमोसन। कैप्टन मैकमोसन, ये आपके जोधपुर का पीएजी था, जोधपुर रियासत थी उसका पीएजी था मैकमोसन। उसको हत्या कर कर
उसका सिर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। तो 1857 में हुआ था। बात करें अगर पैट्रिक लॉरेंस की, तो ये उस समय क्या था, अपने राजस्थान का एजीजी था। यानी आपको आपको समझा दिया है कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान का, पूरे भारत का तो होता था जीजी, और अपने राजस्थान का होता था एजीजी, और अलग अलग रियासतों का पीएजी। और कर्नल बर्टन की बात करें तो ये आपके कोटा का पीएजी था उस समय। और शोवर्स आपके मेवाड़ का, जो मेवाड़ रियासत थी उसका पीएजी था कैप्टन कैप्टन शोवर्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी जो गायत्री देवी थी। देखिए यहाँ पर क्लियर क्या हो रहा है कि प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी अपने राजस्थान से, महारानी गायत्री देवी। किस पार्टी से, जयपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ी थी। यानी जयपुर लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीती थी। तो वो कौन सी पार्टी थी इनकी, जनसंघ, कांग्रेस, निर्दलीय या फिर स्वतंत्र पार्टी। तो इन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया था, स्वतंत्र पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसी पार्टी से ये चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च, 21 नवंबर, 15 अप्रैल और 30 नवंबर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 30 मार्च 1949। तो ये जो प्रश्न है राजस्थान दिवस, ये तो बिल्कुल सरल हो गया था। पर यहाँ पर अगर बात करें 30 मार्च 1949, तो इस समय अपना राजस्थान, अपना जो ये करेक्ट फॉर्म है, यानी इस जो अभी वर्तमान का जो ये रूप है, इसी में आया था। यानी बड़े बड़े जो सभी संघ थे, ये इन्होंने मिलन कर दिया था। कब किया था, 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, परकोटे, यानी दोहरे परकोटे क्या हो गया, बड़ी बड़ी दो दीवारें। तो वाला मिट्टी से बना, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए। अंग्रेज यानी अंग्रेज भी नहीं, मतलब किसी ने नहीं जीता, ये अब तक अजय दुर्ग है, अभेद्य दुर्ग है, अजय दुर्ग है। तो कौन सा दुर्ग है, सूरतगढ़ का किला, बीकानेर का किला, भरतपुर का किला या फिर जैसलमेर का किला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर का किला, जिसे और क्या नाम से जानते हैं, लोहागढ़ या अजयगढ़। लोहागढ़ या अजयगढ़ दुर्ग से नाम से जो प्रसिद्ध है आपके भरतपुर का किला, ये अभी तक किसी ने नहीं जीता है। यानी जो अंग्रेज आए थे वो उन्होंने लगभग सभी किले जीत लिए थे, पर जो आपके भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग था, किसके द्वारा बनवाया गया, जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। जो सबसे प्रतापी शासक थे जाट वंश के महाराजा सूरजमल, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। और दीवार किसकी है, मिट्टी की है। यहाँ पर जो दीवारें हैं इसकी मिट्टी की दीवारें हैं। और जो चारों ओर, जैसे ये महल है, तो इसके जो चारों ओर ये है खाई थी, इसलिए ये एक विशेषता भी है, क्योंकि खाई के कारण अलग अलग अंग्रेज या फिर कोई भी, जैसे मुगल हो गए, अंग्रेज हो गए, ये लोधी वंश हो गया, कोई भी इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सका। तो यहाँ पर बात करें, अगर दो दरवाजे, इस किले में दो दरवाजे हैं, एक और दो। पर इसमें एक विशेषता क्या है कि एक किला आपके, सॉरी, एक दरवाजा आपके अष्ट धातु से बना हुआ था, अष्ट धातु से बना हुआ दरवाजा। बात करें अगर हम यहाँ पर सूरतगढ़ के किले की, तो सूरतगढ़ का किला कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में है। बीकानेर का किला की बात करें तो ये इसका दूसरा नाम है जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला जो किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना है और बीकानेर में है। जैसलमेर का किला, इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपके सोनारगढ़, सोनार किला, स्वर्ण दुर्ग, या फिर अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। यहाँ पर क्या है कि पीले बलुआ पत्थरों से बनने के कारण ये सोने जैसा चमकता है, इसलिए सोनार किला कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने किया, राव जैसल ने। राव जैसल ने, जैसलमेर का किले का निर्माण किसने किया है, राव राव जैसल ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान का राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, हॉकी है, कबड्डी है, कुश्ती है या फिर बास्केटबॉल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया बास्केटबॉल। कब बनाया गया, 1958 में, 1958 में इसे घोषित किया गया अपने राजस्थान का राज्य खेल। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है या फिर जंगल की आशा कहा जाता है। तो बनास, लूनी, चंबल और माही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास। बनास को वन की आशा कहने का क्या कारण है कि जल की प्रचुरता है इसमें और वनस्पति की, यानी अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और जल पाया जाता है। तो ये जो अलग अलग जंगलों या अभ्यारण्य के बीच से गुजरती है, तो वहां पर जल की सप्लाई बराबर करती है, इसलिए वन की आशा कहा जाता है। बात करें अगर बनास नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियों से, यानी राजसमंद से निकलती है। और ये कहाँ पर मिल जाती है, ये मिलती है अपने चंबल में, चंबल नदी है, उसके अंतर्गत रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में मिल जाती है। और आगे चल कर चंबल किस में मिलती है, यमुना, और यमुना गंगा में। इस प्रकार ये आगे से आगे चलती है। और इसकी एक विशेषता है कि ये पूर्ण रूप से, यानी अपने इसका 100% भाग कहाँ पर है,
100% भाग पूरा का पूरा राजस्थान में, यानी राजस्थान में बहने वाली पूरी एकमात्र सबसे लंबी नदी तो बनास नदी, और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यानी ये बाहर जाती है तो चंबल नदी। बात करें अगर लूनी नदी की, तो लूनी नदी आपके नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलकर ये कच्छ के रन जो गुजरात में है वहां से अरब सागर में मिल जाती है। चंबल नदी आपके कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है आपके जनाबा की पहाड़ियां महू से, और ये मिलती है इटावा उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां काली सिंध शिप्रा नदी अलग अलग है। और बात करें अगर माही नदी की, तो ये विंध्याचल ही पर्वत है एमपी में, यानी एमपी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी विशेषता क्या है? तो कर्क रेखा को, प्रश्न आ सकते हैं विशेषता से, प्रश्न आते हैं आपके, जैसे कि इसकी विशेषता है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। एकमात्र अपने राजस्थान की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी इस प्रकार से कुछ बहती है। ये इधर से जाकर वापस इधर जाती है, तो ये जो कर्क रेखा जा रही है इसको 2 बार पार कर लेती है, तो एकमात्र नदी है ये राजस्थान की। और बात करें अगर हमने बनास नदी की सहायक नदियों की, तो इसकी हो जाएगी बेड़च, कोठारी, मानसी और खारी नदी। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबको पता है बाजरा यानी मोटा अनाज, और इसके साथ साथ आपके हो जाएगा सरसों, ग्वार, मोटा अनाज, सभी में राजस्थान पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जयसमंद झील आपके महाराजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था, सलूम्बर जिले में स्थित है। और जयसमंद झील आपके एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यानी अपने भारत की ही नहीं एशिया की सबसे दूसरी बड़ी झील है। और पहली झील कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है देखो, जयसमंद झील को टेबर झील भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? डेबर झील। डेबर झील भी कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो उत्तर प्रदेश में, ये जो एक नदी है सॉरी झील है वो आपके भारत में उत्तर प्रदेश में, तो ये दूसरी बड़ी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बन जाती है। ये पहली तो ये हो गई गोविंद वल्लभ पंत सागर, और दूसरी कौन सी हो गई? जयसमंद झील, पूरी एशिया में, भारत की और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी कृत्रिम झील है। अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी? महारानी गायत्री देवी, श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया, श्रीमती शारदा भार्गव और राजमाता कृष्णा कुमारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा भार्गव। देखिए प्रश्न की लैंग्वेज है कि प्रथम महिला सांसद, ये नहीं पूछा है कि लोकसभा राज्यसभा कौन से सदन से चुनी गई थी, तो वो हो जाएगा शारदा भार्गव। और अपने हमने अभी अगले प्रश्न में बात करी है कि लोकसभा से सबसे पहले चुनी गई थी कौन थी? महारानी गायत्री देवी। तो ये यहाँ पर सीधा समझ में आ रहा है कि ये कौन से, ये लोकसभा से नहीं चुनी गई, तो ये राज्यसभा से चुनी गई सबसे पहली सांसद है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ किसने संपन्न करवाया? यानी सवाई जय सिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों राजा हैं आपके मारवाड़ के शासक थे। ये हो गए आपके मेवाड़ के शासक, और सवाई जय सिंह जयपुर के। तो इन्होंने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह सेकंड। सवाई जय सिंह जो सेकंड थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, और अपने हिंदू धर्म में अश्वमेध यज्ञ वो करवाता था जो समझता था कि मैं सबसे यहाँ पर आसपास के एरिया में सबसे प्रतापी राजा है। और ये अंतिम जो लास्ट वाला जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वो सवाई जय सिंह सेकंड ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फतेह के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है? प्रबल प्रतिरोध मतलब यहाँ पर हाथ हार के बचा था अकबर, तो वो कौन सा किला था? चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जब आक्रमण किया था अकबर ने, उस समय राजा था उदय सिंह। पर उदय सिंह उस समय मेड़ता के जो शासक थे, या फिर मेड़ता के जो राजा थे जयमल, इनको चित्तौड़ किले की जो सुरक्षा का भार देकर ये दूसरे दुर्ग में चले गए थे। पर यहाँ पर जयमल और फतेह ने वीरता से लड़ते हुए वीरगति को दोनों प्राप्त प्राप्त हो गए, और अकबर ये किला जीत जाता है चित्तौड़गढ़ का किला। पर अकबर क्या करता है कि जयमल और फतेह की जो प्रस्तर की मूर्तियां थी, उनको कहाँ पर स्थापित कराता है? अपने महल यानी फतेहपुर जो सिकरी है आगरा में, वहां पर अपने महल के मेन दरवाजे पर ये इन दोनों की मूर्तियां लगवाता है, जयमल और फतेह की। कहाँ पर लगवाता है? आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव सेकंड, जयचंद या फिर परमारदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ या फिर देवलिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का उस समय किलेदार था आशा देवपुरा। आशा देवपुरा उस समय
कुंभलगढ़ का किलेदार था और वो किस समय से था, तो महाराणा सांगा के समय से। महाराणा सांगा के समय से वो कुंभलगढ़ का किलेदार था। इस प्रकार आज की क्लास पूरी होती है। पूरी की पूरी क्लास डिटेल में थी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि ये क्लास सभी तक पहुंच जाए। और डिटेलिंग क्लास है, एक एक प्रश्न को आपको डिटेल में समझाया है, आपकी चीजें क्लियर की है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।